गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्जाम में जो एमसीक्यूज होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम स्टेटस ऑफ कोरल रीफ के बारे में जानेंगे। देन एक रिवर को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, हम नुकाई के बारे में जानेंगे। एक वल्चर को लेकर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे एमआरओ क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हुए हमारा नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो डिस्टर्ब एरिया को लेकर रहेगा। देन नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाइनली हम अफ्रीका फूड प्राइस के बारे में जानने वाले हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया प्रीलिम्स का फ्री मॉक टेस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर जाकर आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा आपको, बेसिकली 2021 के लिए आपकी कितनी तैयारी है इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज मॉक टेस्ट होने वाला है। और लीडरशिप के अंदर जो आपका लीडरशिप बोर्ड होता है वहां पर जाकर देखेंगे तो वहां पर उस लीडर बोर्ड के अंदर आपको जो आपकी रैंकिंग होती है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए जल्दी से चलते हैं, अपनी जो टारगेट है उसको सेट करते हैं। तो बताएं कितना टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं आप, क्योंकि आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आप सही करने वाले हैं, कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं। सेटिंग दैट पर्टिकुलर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो नंबर क्या होने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है स्टेटस ऑफ कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड 2020, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइमर जो मैंने आपके लिए शुरू कर दिया है। स्टेटस ऑफ कोरल रीफ किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? क्या ये आईयूसीएन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या फिर इन तीनों के अलावा कोई और ही ऐसी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है। अभी रिसेंटली बात करी जाए द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जो है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। तो ऊपर में से तीनों में से कोई भी बॉडी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ इट इज स्टेटेड कि वर्ल्ड के जो कोरल रीफ है उन्होंने पिछले 30 साल के अंदर काफी बड़ा डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर देखा है, ठीक है। बट ये भी कहा गया कि दे आर रेजिलिएंट इन नेचर, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है इन कोरल रीफ्स को लेकर। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कोरल रीफ्स के बारे में भी, कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स कौन से होते हैं, जो आपके हर्मेटाइपिक, नॉन हर्मेटाइपिक के टाइप्स के जो कोरल रीफ्स होते हैं, पॉलिप्स क्या होते हैं, ये सभी मैंने आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में बताया, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, स्टैटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसको आप exam.netmore.com पर जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि पर्टिकुलर रिवर के बारे में पूछ रहा है, थामीरा बरानी। पूछा गया रिवर थामीरा बरानी जो है इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला की सबसे छोटी रिवर माना जाता है इसको। द पोरोनई सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का नाम दिया है पोरोनई सिविलाइजेशन, जो कि इस रिवर के बैंक के ऊपर बनी थी। 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, सोचिए आप इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। नाउ अभी रिसेंटली जो रिवर थामिराबरानी है ये शॉर्टेस्ट रिवर है, तमिलनाडु की, केरला की नहीं है, ये न्यूज में थी। और ये जो है तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगी। इट स्टार्ट्स इन पोथुगई हिल्स, वेस्टर्न घाट के अंदर पोथुगई हिल्स है, लिख देता हूं यहां पर मैं एक बार। यहां से ये निकलती है। स्मॉलेस्ट रिवर अगर हम केरला की बात करते हैं तो उसका नाम है मंजेश्वरम पूजा, ठीक है। तो केरला की नहीं है, ये कौन सी है जो थामिराबरानी है, ये आपकी तमिलनाडु की है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है तमिलनाडु से, खास तौर पे वो जो पोरोनई सिविलाइजेशन है इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तामिलबरानी सिविलाइजेशन एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, परहैप्स ये माना जाता है कि वैगई सिविलाइजेशन जो 2600 साल पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है उससे भी ज्यादा ये पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थामिराबरानी सिविलाइजेशन है इसी को ही पोरोनई सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे के आसपास और इंडस नदी के आसपास से डेवलप हुई थी। उसी तरीके से इसको हम थामिराबरानी सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी का नाम क्या है जिसके आसपास सिविलाइजेशन बनी थी? थामिराबरानी। लेकिन जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसी तरीके से इसका भी दूसरा नाम है जिसको हम पोरोनई सिविलाइजेशन कहते हैं, और माना जाता है कि 3200 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, सिविलाइजेशन से आगे बढ़ते हुए, जो कि तमिलनाडु के अंदर जिसके ऊपर रिसर्च वर्क अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि नोखई को लेकर है। पूछा कि नोखई इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य का ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? आसाम, केरला, उड़ीसा या फिर राजस्थान। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नोखई के उपलक्ष्य में लोगों को यहाँ पर जो बधाइयां थी अपनी, वो यहां पर दी थी, और इसी के बारे में ही आगे जो कल्चर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ये एक अग्रेरियन फेस्टिवल है, ये ध्यान रखिएगा, फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेट करता है। ठीक है। लिटरल मीनिंग नोखई का क्या है? नो, नो का मतलब होता है न्यू, खई, खई का मतलब होता है ईटिंग। ठीक है। न्यू हार्वेस्ट क्रॉप्स जो है उसको लेकर यहाँ पे नाम जो इसका रखा गया है। न्यू हार्वेस्ट क्रॉप्स आर वर्शिप्ड एंड पीपल सेलिब्रेटेड बाय ईटिंग द फर्स्ट राइस। जो नया राइस उगाया जाता है, नया राइस जो है उसको खाकर इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव फेस्टिवल का यही है कि एक सोशल बॉन्डिंग हो जाती है, सभी किसान भाई आपस में आके उनकी फैमिलीज जो है उनके टाइज जो है वो भी मजबूत होते हैं। और गणेश चतुर्थी का जो भी हमने फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया, उसके बाद ही, उसके नेक्स्ट डे ही बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। वैदिक पीरियड के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है एंड पुराने टाइम से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो काफी ट्रेडिशनल, 12वीं सेंचुरी एडी जो है तब से हम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और काफी सारे स्टेट्स के अंदर तब से कर रहे हैं। वैसे इसे वैदिक पीरियड जो है वहां पर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये आता है आपका उड़ीसा से। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नौकरी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक स्पीसीज को लेकर पूछ रहा है, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर। इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द वेटनरी यूसेज ऑफ डाइक्लोफेनाक ड्रग इज वन ऑफ द रीजन फॉर ड्रास्टिक डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। तो जो ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर है, इनकी संख्या के अंदर जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से है? वो डाइक्लोफेनाक ड्रग की वजह से हो सकता है। इट इज एन एंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रेड डेटा बुक। तो ये आईयूसीएन के हिसाब से एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। 10 सेकंड में आपके शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। यहाँ पर ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, जिसको कि जिप्स बेंगोलानेसिस भी कहा जाता है, ये काफी कॉमन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और टेम्परेट एरियाज जो होते हैं वहां पर रहना पसंद करता है। हिली रीजन के अंदर भी ओकेजनली आपको दिख जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको प्लेन्स के अंदर ही ये देखने को मिलेगा। डाइक्लोफेनाक के बारे में तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लाइक टोल्ड यू इवन प्रीवियसली कि 2011 में व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2010 एंड 2011 के अंदर, जब मैं करंट अफेयर्स को कवर कर रहा था, तब भी डाइक्लोफेनाक का जिक्र करंट अफेयर्स में होता था, क्योंकि इसको यूज किया जाता था वेरियस मेडिसिन के अंदर, और जो हमारे जो कैटल होते थे वो भी, उनकी बॉडी के अंदर भी ये चला जाता था। और जब कैटल की डेथ होती थी और कैटल की बॉडी के ऊपर जो वल्चर्स फीड किया करते थे, तो वो डाइक्लोफेनाक जो है उसकी वजह से वल्चर्स जो है उनकी भी डेथ हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर चीज को वल्चर खा रहे हैं और उसके अंदर ही अगर टॉक्सिक है, तो डेफिनेटली वल्चर उनको खाएंगे, तो वल्चर भी उस टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाएंगे। तो वेटनरी यूसेज ऑफ डाइक्लोफेनाक, और वेटनरी यूसेज के क्योंकि मेडिसिन के तौर पर, ठीक है, इंजेक्शंस के अंदर डाइक्लोफेनाक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था। तो डाइक्लोफेनाक ड्रग जो है वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से पॉपुलेशन वल्चर की डिक्लाइन हो रही है, ये बात तो ठीक हो जाती है। आईयूसीएन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, आईयूसीएन के हिसाब से आर दे एंडेंजर्ड? आंसर इज नो। आईयूसीएन के हिसाब से दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द वल्चर पॉपुलेशन जो है इट वाज डेसिमेटेड बाय द वेटनरी यूसेज ऑफ द डाइक्लोफेनाक इन इंडिया, और तभी डाइक्लोफेनाक को जो यूसेज था इसको काफी हद तक कम कर दिया गया था। और इवन अगर आप ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर की बात करेंगे, इनके अंदर भी 99.9% रिडक्शन जो है वो देखा गया, क्योंकि डाइक्लोफेनाक का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है जटायु वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में। पूछा गया है कि कौन से राज्य के अंदर जटायु या वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेट करता है? हरियाणा में, केरला में, कर्नाटका में या फिर पंजाब में। टाइम पीरियड शुरू हो गया है, सोचिए। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसमें BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन के थ्रू, ये ब्रीडिंग सेंटर के थ्रू जो वल्चर्स है उनकी संख्या को इंश्योर करने की कोशिश करी जा रही है। इसे 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था टू इन्वेस्टिगेट द डेवास्टेटिंग डिक्लाइन, जो कि हमें वल्चर्स के अंदर नॉट ओनली व्हाइट बैक वल्चर, दूसरे लॉन्ग बिल्ड वल्चर है,
स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, इनके अंदर भी एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट जो था, सेंटर जो था, वो शुरू किया गया था। हरियाणा में लोकेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा में ये कहां पर लोकेट करता है, क्या आप बता पाएंगे? कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं पता गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करके इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं यहां पर। जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 50 डेज रिवीजन सीरीज इज अवेलेबल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 50 डेज सीरीज जो है उन लोगों के लिए है, सिर्फ जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 22 वालों के लिए नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, बिकॉज 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर स्टैटिक पोर्शन को ही कवर किया गया है, ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम, जैसे अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम काफी पास है और आपकी तैयारी स्टैटिक पोर्शन की उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस सीरीज के थ्रू मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आप अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं, या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर लगता है कि एनसीईआरटी कवर नहीं हुई है, तो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मिशन यूपीएससी 2022 जो है ये अवेलेबल है, जो कि 500 डेज का स्टेप बाय स्टेप, सीरीज बाय सीरीज का कोर्स है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंपोर्ट ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के अंदर पूछा है, एग्रीकल्चर इंपोर्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है, वेजिटेबल ऑयल अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से हम सबसे ज्यादा किसको इंपोर्ट करते हैं? वेजिटेबल ऑयल को। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। जो क्वांटिटी है किस चीज की? इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की, वो कितनी है? दैट इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा। रिसेंटली हम जानते हैं कि पहले क्या किया गया था सरकार के द्वारा, जो आपके एडिबल ऑयल्स थे, हमने देखा कि मलेशिया, इंडोनेशिया जो है वो जानते हैं कि भारत के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है उसकी मात्रा भी अच्छी है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। एज फार एज क्या चीज कंसर्न करती है? एज फार एज वेजिटेबल ऑयल जो है वो कंसर्न करता है, आपका पाम ऑयल जो है वो कंसर्न करता है। तो जो देश हमें वेजिटेबल ऑयल को एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए हमें एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन अभी सरकार का एक जो डिसीजन है वो आया, जिसमें उन्होंने कुछ यहाँ पर ड्यूटीज जो थी, कस्टम ड्यूटीज जो थी, वो ऑयल के ऊपर कम करी, ताकि हम इंपोर्ट कर पाए, ताकि अपने देश के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर पाए। इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर, और 60% एडिबल ऑयल कंज्यूम जो हमारी कंट्री में किया जाता है वो किसके थ्रू मीट किया जाता है? देखिए 60% एक काफी बड़ा नंबर होता है। 60% हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्टेड ऑयल के थ्रू यहाँ पर टैकल करी जाती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। इंडिया स्पेंड्स अराउंड $10 बिलियन एनुअली, काफी बड़ा नंबर है 10 बिलियन एनुअली हम एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के लिए दे देते हैं, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी आफ्टर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। तो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, वो नंबर 1 पे है। फिर गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और उस क्योंकि गोल्ड की रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ पर ज्यादा है, ऑयल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल हम बनाना शुरू करेंगे। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो है आपका एडिबल ऑयल। ठीक है, 10 बिलियन का बिल आ जाता है इससे। वेजिटेबल ऑयल अकाउंट फॉर हाईएस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वेजिटेबल ऑयल अकाउंट फॉर यस हाईएस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट अगर हम ओवर द लास्ट 5 ईयर्स इसकी बात करते हैं, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है एमआरओ पॉलिसी ऑफ सिविल एविएशन को लेकर पूछा है। इस पॉलिसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पूछा गया है, The land allotment for setting up MRO facility will be done based on the entity's request to the government। तो यहाँ पे MRO facility का allotment जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की फैसिलिटी क्रिएट करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट बेसिस पे करी जाएगी। हो सकता है रेट ऑफ लीज रेंटल विल बी बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेट। तो जो इसके लिए पैसा डिसाइड किया जाएगा लीज के लिए, वो पहले से ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा डिसाइड किया गया होगा। 10 सेकंड का टाइम आपको देता हूं, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं, इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, क्योंकि एविएशन सेक्टर, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के ऊपर सरकार काफी काम कर रही है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन मेंस के अंदर और इवन इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। देखिए जो नई एमआरओ पॉलिसी है दैट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एमआरओ हब, ठीक है, तो इंडिया को एक ग्लोबल एमआरओ हब के तौर पे देखा जा रहा है ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी टैकल किया जा सके, मतलब जो भी आपका मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल का काम है वो इंडिया के अंदर किया जा सके। इसने रॉयल्टी जो अभी तक चार्ज करी जाती थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसे खत्म कर दिया है ताकि बिजनेसेस को बढ़ावा दिया जा सके। पहले लैंड जो अलॉट करी जाती थी वो 3 से 5 साल के लीज के ऊपर करी जाती थी, उसको भी बढ़ाकर 30 साल कर दिया ताकि जो लोग ले रहे हैं वो इस चीज से सेटिस्फाई रहे कि 30 साल तक लैंड अब उनके पास है। और ये जो किया जाएगा पहले ये रिक्वेस्ट बेसिस पे किया जाता था लेकिन अभी ओपन टेंडर के बेसिस पे किया जाएगा। ओपन टेंडर होगा, बिडिंग होगी, काफी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और जो रेट है पहले कैसे डिसाइड किए जाते थे, पहले डिसाइड किए जाते थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन अभी ये ओपन बिडिंग के थ्रू जो है वो यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, पूरे प्रोसेस को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर पहले रिक्वेस्ट के थ्रू चीजें करी जाती थी, अभी कहा कि ऐसा नहीं है कि एक्स ने कहा कि उसको ये फैसिलिटी खोलने तो उसको ये जगह दे दी, नहीं, यहाँ पे बिडिंग का एक प्रोसेस होगा, आप बिड करिए फिर देखते हैं किसको यहाँ पर जगह अलॉट करी जाती है। ओपन टेंडर के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मेथड के थ्रू काम यहाँ पर किया जाने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बाय। नाउ यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर हम एक स्टेट की बात करते हैं, मान लीजिए दिस इज अ स्टेट ऑफ आसाम, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट स्टेट का या फिर पूरा का पूरा स्टेट ये एफ्स्पा के अंदर आ सकता है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आ सकता है। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, चाहे पूरा स्टेट हो या फिर उसका एक पार्ट हो। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, ओनली ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 सेकेंड्स का टाइम जो आपका शुरू कर देता हूं। एफ्स्पा गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, अगर आप देखेंगे यूटी और जेएनके की बात करें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट नेशंस, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है, चाहे आप नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, असम की बात करें। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी जगहों के ऊपर जो सरकारें हैं वो टाइम एंड अगेन एफ्स्पा को लगाती हैं। लेकिन ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एफ्स्पा को भी दोनों तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जब भी आप एक सिविल सर्वेंट की तरह पढ़ रहे हैं आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो एफ्स्पा जो है डेफिनेटली आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देती है, बट यहाँ पर कई बार हमने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी देखे हैं कि पावर का मिसयूज किया जाता है। तो जब भी मेंस के अंदर आंसर आप लिखते हैं तो दोनों को बैलेंस करके चलेगा। लेकिन हाँ, ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ऐसी जगहों के ऊपर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके चलना। ठीक है, सो डिस्टर्ब्ड एरिया इज द एरिया विच इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3। तो ये जो सेक्शन 3 है एफ्स्पा का, इसके थ्रू डिस्टर्ब्ड एरिया किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, डिफरेंट लोग जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स, डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज। अगर एक जगह पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर उसी चीज को जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड चला जाता है, वहां पर फिर उसको डिस्टर्ब्ड एरिया मान लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकारें हो, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटी के, उनके पास पावर है कि वो चाहे एक छोटे से पार्ट को या पूरे राज्य को इस पर्टिकुलर सेक्शन 3 के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने आसाम के केस में देखा। ठीक है, चलिए, तो आसाम न्यूज में था इस चीज को लेकर, तभी हमने यहाँ पर एफ्स्पा के बारे में भी पढ़ा और सेक्शन 3 जो है इसके बारे में भी पढ़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई है, ये क्या श्री गुप्ता के द्वारा बनाई है, कुमार गुप्ता द फर्स्ट, चंद्रगुप्ता द सेकंड, समुद्रगुप्त के द्वारा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं। ये फेमस एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी अभी आपके न्यूज़पेपर में मेंशन करी गई थी, तभी जो आर्ट एंड कल्चर का आपका पुराना एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मेंशन किया गया था। और मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया, कोई भी चीज जो करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेट करती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुमार गुप्ता द फर्स्ट जो कि चंद्रगुप्त के बेटे थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया था।
ठीक है, और समुद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे, ठीक है, तो इनके बेटे, इनके पोते। इन द 5th century कॉमन एरा, कुमारगुप्त फर्स्ट रूल द गुप्ता डायनेस्टी, 40 सालों तक इन्होंने रूल किया, और इनको एक अलग नाम जो है शक्रादित्य एंड महेंद्रदित्य, इन नामों से भी जाना जाता था। अब नाम क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कुमारगुप्त द फर्स्ट की जगह जो नाम है वो शक्रादित्य या महेंद्रदित्य दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10th। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है अफ्रीकन फूड प्राइस 2021 को लेकर पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर प्राइस। किसको दिया गया है ये इक्रीसैट को दिया गया है, एफएओ को दिया गया है, इफ्री को दिया गया है, या फिर आईफैट को दिया गया है। 10 सेकंड्स में शुरू कर देता हूं, तो जल्दी से मुझे बताएं कि अफ्रीका फूड प्राइस 2021 जो है वो किसको दिया गया है, बताएं। चलिए, सो हैदराबाद बेस्ड इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसैट को अफ्रीका फूड प्राइस 2021 दिया है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सब सहारन रीजन के अंदर इंप्रूव करने में इनका खास रोल रहा है। नाउ इक्रीसैट एनविजन प्रॉस्परस फूड सिक्योर एंड रेजिलिएंट ड्राई लैंड ट्रॉपिक्स, एंड टू अचीव दिस, इनके मिशन के अंदर ये बेसिकली पॉवर्टी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हंगर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मेल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे ड्राई लैंड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, जिसमें आपका सब सहारन अफ्रीका जो है वो भी शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, एक रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस, बिकॉज व्हेन यू लाइक दैट हेल्प्स अस अ लॉट। जल्दी से मैं 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करा देता हूँ, एंड इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिविजन। ये आपकी एक्टिव रिविजन होने वाली है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो देने वाला हूं, जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। शुरुआत करते हैं एक्टिव रिविजन। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं, एक्टिव रिविजन मींस जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो उसका तो आंसर करिएगा ही करिएगा, लेकिन उसके अलावा भी जितनी चीजें आपको याद आती है कोरल रीफ्स को लेकर, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में रिकॉल करके लिखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ द कोरल रीफ जल्दी से बताएं, कौन सी बॉडी लेकर आती है, 30 साल का जो डेटा है वो इसके अंदर बताया गया है, नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो यहाँ पे आंसर था आपका स्टेटस ऑफ द कोरल रीफ, जो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के द्वारा लेकर आया जाता है। फिर हमने देखा जो आपकी रिवर तामिरबरानी है, जो कि सिविलाइजेशन के नाम पर है, ये कौन से राज्य में शॉर्टेस्ट रिवर है। यहाँ पर एक बोरोनई सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में बात करी गई थी। रिवर के नाम पर जब देखा तो ये हमारी तामिरबरानी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे तामिरबरानी सिविलाइजेशन या बोरोनई सिविलाइजेशन, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि नोखाई के बारे में है। कौन से राज्य से, जल्दी से बताएं। नोखाई, न्यू खाई मींस ईट, तो नए राइस को खाया जाता है और फार्मिंग कम्युनिटी से सेलिब्रेट करती है, उड़ीसा का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। देन हमने ओरिएंटल व्हाइट बेल्ट वल्चर के बारे में जाना। इसका आईयूसीएन स्टेटस मुझे जल्दी से बताएं। डाइक्लोफेनाक की वजह से संख्या के अंदर कमी आ रही है, ये हमने देखा था, और यहाँ पर आईयूसीएन स्टेटस जो है वो इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन किया आपका जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं मुझे। इसके थ्रू जो आपके वेरियस वल्चर्स हैं, व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, इनकी संख्या के अंदर इजाफा करने के लिए बात करी गई थी। हरियाणा में कहां पर है ये भी बताइएगा। दीज आर द वेरियस कोर्सेज जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 2021-2022 के लिए। देन यहाँ पर इंपोर्ट को लेकर बात करी थी, एडिबल ऑयल को, तो जल्दी से बताएं कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना प्रोड्यूस करते हैं, और क्या यहाँ पर वेजिटेबल जो है क्या हाईएस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट है, यस और नो। आंसर इज यस, 60% इंपोर्ट किया जाता है, खासतौर पे मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्री से इसे इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एमआरओ के बारे में जाना था, एमआरओ पॉलिसी ऑफ सिविल एविएशन। क्या बिडिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, यस और नो। क्या इसके अंदर जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, यस और नो। जो लीज है वो 5 साल के लिए दी जाती है या फिर 30 साल के लिए दी जाती है, ये भी मुझे बताइएगा। तो आंसर इज यस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो मेथड है वो यूज किया जाता है, बिडिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, 30 साल के लिए यहाँ पर लीज का प्रावधान भी रखा गया। फिर हमारा डिस्कशन हुआ डिस्टर्ब एरिया को लेकर, कहां पर ये अभी पूरा जो स्टेट है उसको डिस्टर्ब एरिया के अंदर लेकर आया गया, उस स्टेट का नाम मुझे बताइएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया, ये किसके बेटे थे, किसके पोते थे, वो भी बताइएगा। इनके अलग 2 नाम जो थे उसमें शक्रादित्य, महेंद्रदित्य आते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त द फर्स्ट के द्वारा इसे बनाया गया, चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे, समुद्रगुप्त सेकंड के पोते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन लास्ट क्वेश्चन में अफ्रीकन फूड प्राइस किसको मिला है, और ये जो बॉडी है वो कौन सी सिटी के अंदर लोकेट करती है, भी बताइएगा। सो हैदराबाद में है, इक्रीसैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। यूट्यूब का जो सैटरडे संडे का हमारा मॉक टेस्ट आता है,
तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो यूट्यूब के सैटरडे संडे के जो मॉक टेस्ट है वो देख लीजिएगा। वहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स पे लिख दीजिएगा। इस बार की जो कट ऑफ थी 102.5 की थी, तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो इसे अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब के अंदर ही प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आपको आंसर करना है, राइट टू सिट अभी रिसेंटली कौन से राज्य के अंदर लेकर आया गया है, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि इस राज्य से पहले किस राज्य के ऐसे एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से वहां पर भी राइट टू सिट जो है उसको लेकर आया गया था। चलिए, तो यहां पर जल्दी से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपका स्कोर कितना है। जो मेंस और इंटरव्यू के टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो हमारा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मार्क्स अपने बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आप यहाँ पर स्कोर कर चुके हैं। टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो भी, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी इस लेक्चर की, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।